friends, myself Abhishek and you are watching Life Reality or Illusion. We are learning plant growth and development. This is the part 1. Let us start. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? किसी ऑर्गन या भाग या व्यक्तिगत कोशिका के आकार में होने वाली अनुत्क्रमणीय स्थायी परिवर्तन, यानी कि किसी सेल के, अंग के या भाग के आकार में होने वाला अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उसको हम कहते हैं वृद्धि। अनुत्क्रमणीय का मतलब इसको वापस उल्टा या रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये उपापचय प्रक्रम एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों का परिणाम होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ग्रोथ होते समय जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनकी रेट या उनका जो दर है वो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस से ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ग्रोथ के दौरान कुछ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, ऐसा तभी होता है जब जो एनाबॉलिक की रेट है वो ज़्यादा होती है कैटाबॉलिक से। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप हम वृद्धि करते हैं। वृद्धि के दौरान ऊर्जा खर्च होती है बिकॉज एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें हम कार्बनिक पदार्थों का फॉर्मेशन करेंगे। कार्बनिक पदार्थों या वृहद कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में एनर्जी खर्च होगी, तो यहाँ पे ऊर्जा भी खर्च होगी। जैसे कि अगर हम बात करें पर्ण का विस्तार, कोई लीफ है वो अगर अपना विस्तार कर रही है तो उसमें नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, नया प्रोटीन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एटसेट्रा का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे लीफ का जो एक्सपेंशन है वो ग्रोथ का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बात करें एक लकड़ी के कुंदे की, लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें पानी भर गया, अतिशोषण हो गया है और उसके कारण वो फूल गया, जिसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे बिकॉज ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय बढ़ोतरी है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर उसको गर्म किया जाए, सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो वाटर बाहर निकल जाएगा और वापस इनिशियल साइज में आ जाएगा। तो ग्रोथ एक अनुत्क्रमणीय स्थायी परिवर्तन होता है। पादप वृद्धि के लक्षणों की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ की अगर हम बात करें, सबसे पहले अपरिमित, असीमित, स्थानबद्ध और ओपन। कैसे सब पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो प्लांट ग्रोथ है वो होती है इनडिटर्मिनेट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सामान्यतः लिखा है, जनरली लिखा है, सामान्यतः प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है क्योंकि पादपों में जीवन पर्यंत असीमित वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सामान्यतः लिखने का मतलब पादप के कुछ भाग है जो कि अधिकांश भाग है वो इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि अधिकांशतः असीमित वृद्धि दर्शाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भाग है जिनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दोनों टाइप की होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हो ज़्यादा मिलने वाली ग्रोथ है वो है इनडिटर्मिनेट। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, शूट एपिकल या रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो वहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे प्लांट में जहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होगी, जहाँ पे ग्रोथ डिटर्मिनेटेड होगी। यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको गिवन है पीछे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट ग्रोथ में भी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, यानी कुछ भागों में डिटर्मिनेट होगी और अधिकांश में इनडिटर्मिनेट होगी। तो यहाँ पे कथन कारण में क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि पादप वृद्धि सामान्यतः अपरिमित होती है। कारण क्या है? जीवन पर्यंत असीमित वृद्धि होती है पादपों में, इसलिए ये कैसी है? इनडिटर्मिनेट है। पादपों में इस योग्यता के कारण शरीर के निश्चित स्थानों पर विभज्योतक पाए जाते हैं। पादपों में शरीर के निश्चित स्थान, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, शूट एपिक्स पे मिलता है, रूट एपिक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। तो ये सारे क्या है? एक निश्चित स्थानों पे मिलते हैं। इन विभज्योतकों को विभाजन की क्षमता के आधार इन विभज्योतकों की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक सेल है, लगातार डिवाइड करेगी, नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यद्यपि उत्पाद शीघ्र ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं, मतलब कि विभेदित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो बनी कोशिकाएं हैं वो पादप शरीर का निर्माण करती है और उनके लिए एसेंशियल फंक्शंस को कंप्लीट करती है। फिर हम कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ स्थानबद्ध है, लोकलाइज्ड है। रीजन क्या है? पादप वृद्धि पादप शरीर में कुछ निश्चित स्थानों, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, वहां तक ही सीमित रहती है। तो हम कह सकते हैं कि पादप वृद्धि लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है? बिकॉज यहाँ पे कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मेरिस्टेम मिलते हैं और वहाँ पे ही ग्रोथ होती है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और लेटरल मेरिस्टेम हो गया। इनका स्थान फिक्स है, तो प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। तीसरी हम कह सकते हैं पादप वृद्धि ओपन टाइप की होती है। ओपन टाइप होने का रीजन क्या है? आपको स्टेटमेंट कहा गया कि प्लांट ग्रोथ इज ओपन टाइप, यानी कि ऑफ ग्रोथ, यानी प्लांट वृद्धि खुली प्रकार की होती है। कहने का मतलब यहाँ पे इसका रीजन हम क्या देंगे? वृद्धि का ऐसा प्रारूप जिसमें विभज्योतक की सक्रियता द्वारा सदैव नई कोशिकाओं को पादप शरीर में जोड़ा जाता है, उस टाइप के वृद्धि प्रारूप को हम कहते हैं ओपन टाइप। तो पादपों में वृद्धि ओपन टाइप की होती है। कथन कारण आपसे कहा जाएगा कि वृद्धि के इस प्रारूप में सदैव नई कोशिकाएं पादप शरीर में जोड़ी जाती है। तो आप कहेंगे कथन और कारण सही है, और दोनों कारण कथन का एकदम सही स्पष्टीकरण दे रहा है।
तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो हो सका तो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तो हम थ्योरी पढ़ते हैं, और फोर्थ पॉइंट है आपके पास में कि पादप वृद्धि दो टाइप की हो सकती है। प्लांट ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपके पास में प्राइमरी ग्रोथ, यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, तो ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पादप वृद्धि दो टाइप की हो सकती है, एक तो प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मेन मतलब हम कह सकते हैं प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कौन कौन से विभज्योतक, एक मूल शीर्ष विभज्योतक और प्रोशीर्ष विभज्योतक। वे मेरिस्टेम है जो कि पादप की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसमें मुख्य रूप से पादप अक्ष का दीर्घीकरण मतलब इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब प्लांट की लंबाई में वृद्धि होना, और इसमें वे मेरिस्टेम काम आते हैं जो कि पादप में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। जब पादप भ्रूणीय अवस्था से नया प्लांट बनता है तो उस टाइम जो मेरिस्टेम होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, या फिर वे मेरिस्टेम जो कि भ्रूणीय मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। यहाँ पे मूल शीर्ष विभज्योतक, प्ररोशीर्ष विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सारे के सारे प्राथमिक विभज्योतक है और अक्ष के दीर्घीकरण में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास में है, वो होती है आपके पहला पॉइंट तो द्विबीजपत्री और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट प्लांट्स में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हीं में लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। मोनोकॉट्स में लेटरल मेरिस्टेम नहीं मिलता। पार्श्व विभज्योतक के कारण यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वहाँ पे हम कह सकते हैं संवहन एधा और कॉर्क कैम्बियम, एक तो कॉर्क कैम्बियम है और एक वेस्कुलर कैम्बियम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, द्वितीय ग्रोथ आपको मूल में देखने को मिलेगी, तने में देखने को मिलेगी, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, जिम्नोस्पर्म की रूट और स्टेम में देखने को मिलती है, और उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। मेरिस्टेम की सक्रियता से गर्थ यानी कि मोटाई में वृद्धि होती है। तो हमने देखा कि पादप वृद्धि अपरिमित होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन जनरली हम ये नहीं कह रहे पादप वृद्धि हमेशा इनडिटर्मिनेट होती है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम कहेंगे पादप वृद्धि सामान्यतः इनडिटर्मिनेट होती है। कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जहाँ पे डिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या? जीवन पर्यंत असीमित वृद्धि। दूसरा हमने देखा प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड है, कहने का मतलब कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही वृद्धि होती है। प्लांट ग्रोथ ओपन है, कहने का मतलब हमेशा विभज्योतक सदैव पादप शरीर में नई कोशिकाओं को ऐड करता है। और पादप वृद्धि दो टाइप की हमने पढ़ी, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। फिर हम बात करते हैं कि जो पादप की वृद्धि है वो मेजरेबल है, यानी कि हम उसको माप सकते हैं। पादप की वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, पादप वृद्धि मापन योग्य होती है। पहली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्य रूप से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिमाण होती है, यानी कि परिमाण नहीं परिणाम। परिणाम का मतलब अगर कोई सेल है, कोशिकीय स्तर पर अगर हम ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो जीव द्रव्य है उसमें वृद्धि हुई, उसका जो परिणाम है, जीव द्रव्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कोशिका के आकार में बढ़ोतरी होगी, उस बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। कौन सी वृद्धि? कोशिकीय स्तर पर वृद्धि, क्योंकि जीव द्रव्य में वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। जीव द्रव्य की वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसी मापन, ऐसी मात्रा या मापदंडों के आधार पर किया जाता है जो कि वृद्धि, किसकी वृद्धि? जीव द्रव्य की वृद्धि के लगभग समानुपाती हो। तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिणाम क्या है? कोशिकीय स्तर पर वृद्धि है। और जीव द्रव्य की वृद्धि को हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते हैं, तो हम ऐसे मापदंड या ऐसे मात्रा या ऐसे मापदंडों का यूज करते हैं जिसकी सहायता से हम इस तरह से वृद्धि को मापें हैं कि वो जीव द्रव्य की में वृद्धि के लगभग समानुपाती हो। अनेक मानदंड है जिसकी सहायता से हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ताजा भार या शुष्क भार, या तो ताजा भार तथा शुष्क भार, या तो ड्राई वेट का यूज करेंगे या फिर जो फ्रेश वेट है उसका यूज करेंगे हम ग्रोथ के मेजरमेंट में। लेंथ की लंबाई में वृद्धि को हम देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पराग नलिका की वृद्धि है तो वहाँ पे एक टाइप का अगर हम ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम पराग नलिका की लंबाई में पर एकांक समय में कितनी वृद्धि हो रही है उसको हम वहाँ की लंबाई में वृद्धि दर कह देंगे, और कितनी वृद्धि हुई वो वहाँ की लंबाई में वृद्धि कहलाएगी। तो अगर हम पराग नलिका की लंबाई में वृद्धि को देख रहे हैं तो वो एक टाइप की लंबाई में वृद्धि को देखेंगे, पराग नलिका की वृद्धि। दूसरी है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि, हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि पर्ण में। पत्ती की जो वृद्धि है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के पैरामीटर के आधार पर देखी जाती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, यहाँ पे हम बात करें मूल शीर्ष किसकी? मक्का की मूल शीर्ष विभज्योतक है वो प्रति घंटे पर और 17,500 नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल बना के दे दिया जाए कि 2 घंटे में कितनी कोशिकाएं बनाएगा, बन सकता है, क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मक्के की मूल शीर्ष में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वृद्धि कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें आकार और आयतन की,
आकार और आयतन की, तो इस ये वाली जो वृद्धि का पैरामीटर है वो हम यूज़ करते हैं तरबूज की कोशिकाओं के आकार के मापन में, क्योंकि तरबूज की कोशिकाओं का आकार इनिशियल साइज का 3,50,000 गुना बढ़ जाता है। कितना? 3,50,000 गुना बढ़ जाता है। मोटाई में वृद्धि हम देखेंगे डाइकॉट और द्विबीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री तने की मोटाई में वृद्धि। तो यहाँ पे आपको ये पैरामीटर ध्यान रखने हैं और उसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपसे इन पैरामीटर्स को मैच करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंबाई में वृद्धि, पोलन जो पराग ट्यूब है, पोलन ट्यूब है, उसकी लंबाई। दूसरी आपके देख सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, लीफ का जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोशिकाओं की संख्या, मक्का के मूल शीर्ष विभज्योतक में कोशिकाओं की संख्या देखेंगे, आकार और आयतन में वृद्धि तरबूज की कोशिकाओं को देखेंगे, मोटाई में वृद्धि, मूल और जो तना है द्विबीजपत्री उनमें वृद्धि का अवलोकन हम मोटाई में वृद्धि के आधार पर कर सकते हैं। वृद्धि के मापन की विधियां या तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, या फिर हम ऑक्सेनोमीटर का यूज करें, या फिर हम क्रेस्कोग्राफ जो कि जेसी बोस के द्वारा किया गया था उसके द्वारा हम वृद्धि का मेजरमेंट करें। अब बात करते हैं वृद्धि की फेजेस। वृद्धि की जो अवधि है, पीरियड ऑफ ग्रोथ, को हम 3 प्रावस्थाओं में डिवाइड करते हैं और इन्हें निम्न नाम दिए गए हैं। सबसे पहली फेज होती है आपकी मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरी है इलोंगेशन फेज, तीसरी है मैच्योरेशन फेज। सबसे पहली है विभज्योतक प्रावस्था, दूसरी है दीर्घीकरण प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। तो हमारे पास में सबसे पहले आती है विभज्योतकीय प्रावस्था या मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में सेल्स है वो लगातार डिवाइड करेगी। मान लिया ये कोई सेल है, मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब वो स्टेज जहाँ पे सेल फर्दर डिवीजन करेगी और सेल्स का फर्दर फॉर्मेशन करेगी। तो हमारे पास में क्या है, एक सेल है, वो मूल शीट्स और प्रौढ़ शीट्स पर लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है और हम उन कोशिकाओं को हम कहते हैं विभज्योतक कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि वे कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है और विभज्योतक प्रावस्था के अंदर होती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली इस प्रावस्था में पाई जाने वाली कोशिकाओं के चारित्रिक लक्षण कुछ इस प्रकार होंगे। पहला पॉइंट, ये आकार में छोटी होती है और संख्या बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, साइज छोटा होता है और अधिक संख्या में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस पाए जाते हैं। यहाँ पे अंतर कोशिकीय अवकाश या तो अनुपस्थित होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। या तो अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होंगे या बहुत छोटे होंगे। कोशिका भित्ति यहाँ पे प्राथमिक होगी, पतली होगी और सेल्यूलोजिक होगी। प्राथमिक, पतली और सेल्यूलोजिक होने का कारण है कि यहाँ पे जो सेल है उसको फर्दर डिवाइड करना है और आपको पता है प्राथमिक कोशिका भित्ति लचीली होती है, तो लचीली होने के कारण प्राथमिक कोशिका भित्ति यहाँ पे विभाजन में भी हेल्प करती है। जीव द्रव्य धनी होती है कोशिकाएं, यानी कि इन कोशिकाओं में बहुत डेंस जीव द्रव्य मिलता है। डेंस जीव द्रव्य का मतलब डेंस साइटोप्लाज्म कह सकते हो। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पे जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बहुत तीव्रता से यहाँ पे घटित होती है और यहाँ का जो न्यूक्लियाई है, इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो N/C या फिर Ki का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हाई होगा, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि लार्ज न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, साइज छोटा है सेल का, तो N/C या फिर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे हाई रहेगा। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान देना है। सेकंड हमारे पास में है एलोंगेशन फेज, दीर्घीकरण प्रावस्था। इस क्षेत्र यानी कि आपके पास में अगर हम किसी रूट को बनाए, मान लिया ये कोई रूट है, सबसे पहले यहाँ वाली जो रूट टिप है, यहाँ पे ये वाली जो सेल्स होगी इनको हम कहेंगे, ये वाला यहाँ इस रीजन में जो सेल्स होगी वो मान लिया मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो इनके जस्ट पास में ये वाला जो रीजन होगा यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले रीजन में जो कोशिकाएं होगी उनको हम कहेंगे दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं। यानी कि यहाँ की कोशिकाओं कौन सी प्रावस्था में होती है, दीर्घीकरण प्रावस्था में होती है। यानी कि विभज्योतक क्षेत्र के समीप स्थित कोशिकाएं दीर्घीकरण प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में चारित्रिक लक्षण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इनमें रिक्तिकाओं की अधिकता होती है। कोशिका दीर्घीकरण होता है, सेल अपने साइज में वृद्धि करता है, मतलब कि यहाँ पे ये सेल मान ली हमने, इस सेल ने डिवाइड की और दो नई सेल्स का फॉर्मेशन किया। हमने बात की थी कि विभज्योतक कोशिका है और इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। साइज छोटा हुआ
तो अगर मान लिया ये विभज्योतक कोशिका से आगे विभज्योतक ये वाली जो कोशिका है विभज्योतक प्रावस्था से निकल के हम पहुंचेंगे दीर्घीकरण प्रावस्था में, तो इस कोशिका में बहुत सारी रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन होगा जो आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। इसी दौरान यहाँ पे दूसरा कोशिका दीर्घीकरण होगा, क्योंकि वैक्यूल बनेगी, नया साइटोप्लाज्म बनेगा, तो सेल का साइज भी बढ़ेगा और यहाँ पे नए कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव होगा। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव होने से इसकी जो सेल वॉल है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, इसकी सेल वॉल भी चेंज होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिक्तिकाओं की रिक्तिकाओं, देखो रिक्तिकाओं की अधिकता होती है, दूसरा कोशिका दीर्घीकरण होता है और नए कोशिका भित्ति पदार्थों का यहाँ पे जमाव होता है। फिर हम वापस चलते हैं आगे, परिपक्वन प्रावस्था दीर्घीकरण प्रावस्था के समीप, यानी कि अगर हमने इस वाली फेज को दीर्घीकरण कहा है तो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा जहाँ की कोशिकाएं होगी, वहाँ की कोशिकाएं किस फेज में होगी आपके, यहाँ की कोशिकाएं आपके परिपक्वन प्रावस्था वाली फेज में होगी। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में क्या होगा कि इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं भित्ति जमाव वॉल थिकनिंग होगी और जीव द्रव्य में रूपांतरण होगा, इसके पश्चात अधिकतम आकार ग्रहण कर लेगी। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो ग्रोथ है उसकी जो फेजेस है, यानी कि ग्रोथ की अवधि है, उसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया। ये तीनों फेजेस थी, उन तीनों फेजेस के हमने बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने बात की मेरिस्टेमेटिक फेज, कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, अधिक संख्या में प्लाज्मोडेक्टाइल कनेक्शंस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता या बहुत कम होता है, प्राथमिक सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और इनका जो साइटोप्लाज्म है बहुत टेंस होता है, मतलब वहाँ पे बहुत तीव्रता से बहुत अधिक मात्रा में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है। और हमने देखा इनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि इनका जो N/C का वैल्यू है, यानी कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो हाई होगा। फिर हमने बात की दीर्घीकरण फेज की, तो हमने देखा कि यहाँ पे माना हमने ये विभज्योतक प्रावस्था की कोशिकाएं हैं, तो उसके जस्ट ऊपर की क्षेत्र की कोशिकाओं को हमने दीर्घीकरण प्रावस्था में माना और यहाँ की कोशिकाओं में अधिकतिकाओं की अधिकता होती है, कोशिका दीर्घीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है और नए कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव होता है। और इसके भी ऊपर जस्ट हमने देखी कौन सी, आपके परिपक्वन प्रावस्था की कोशिकाएं जो कि भित्ति जमाव और जीव द्रव्य में रूपांतरण के पश्चात अधिकतम आकार को ग्रहण कर लेती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपके पास में ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आप ध्यान दें, ग्रोथ रेट का मतलब पर यूनिट टाइम में होने वाली ग्रोथ को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि वृद्धि दर कहलाती है। यानी कि आपके पास में कोई प्लांट है या प्लांट ऑर्गन है या प्लांट की कोई सेल है, उसने पर यूनिट टाइम में कितने आकार में वृद्धि कर ली, कितनी वृद्धि की, उसको हम कहेंगे वृद्धि दर। वृद्धि की दर को हम गणितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। 2 तरीके यहाँ पे आपके पास में है। सबसे पहला है अर्थमेटिक अंकगणितीय रूप और दूसरा है जियोमेट्रिक फॉर्म। ये वाला जो डायग्राम है इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। सबसे पहले हमारे पास में है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट कह सकते हो या अर्थमेटिक ग्रोथ, अंक गणितीय वृद्धि। हम वृद्धि दर के मापन के लिए ये वाला जो 2 मापांक है या मापदंड जिसको हम कह सकते हैं वृद्धि दर के मापन के लिए आपके पास में क्या है, 2 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला तरीका आपके पास में है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, अगर हम बात करें अर्थमेटिक ग्रोथ की, तो मान लिया ये कोई सेल है अर्थमेटिक ग्रोथ की, या फिर यहाँ पे डायग्राम दिया ही है, वैसे उसी से समझते हैं। यहाँ पे जो अंक गणितीय प्रावस्था की कोशिकाएं, अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो देखो ये वाली आपके पास है अंक गणितीय प्रावस्था की कोशिकाएं। तो मान लिया यहाँ पे एक सेल थी, इसने पहले डिवाइड किया तो 2 नई सेल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। एक सेल ने 2 सेल बनाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो एक ये वाली जो नई सेल बनी है वो तो आपके क्या हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी, मतलब फर्दर डिवीजन नहीं करेगी, ये फर्दर डिवीजन नहीं करेगी। और ये वाली जो सेल्स है वो फर्दर डिवीजन करेगी और 2 नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन करेगी, नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद में क्या होगा, ये वाली जो नई सेल बनी है, ये वाली जो नई सेल बनी है वो वृद्धि नहीं करेगी, विभेदित हो जाएगी। उसके बाद में जो ये वाली सेल है वो 2 और नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी आगे। तो इस प्रकार यहाँ पे एक एक करके सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार की वृद्धि में क्या होता है कि मतलब एक वृद्धि कोशिका है वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। केवल एक पुत्री कोशिका विभाजन जारी रखती है, दूसरी विभेदित होकर परिपक्व हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देना है, इसका एग्जाम्पल एकमात्र एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस रेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूअस रेट से होती है और ये आपको देखने को मिलेगी दीर्घीकरण क्षेत्र में। मूल का जो दीर्घीकरण क्षेत्र है वहाँ पे आपको अर्थमेटिक ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी।
मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी यहाँ पे क्या है, टी टाइम पर लंबाई है, एल नॉट आपके टी बराबर 0 यानी कि इनिशियल लेंथ है, ये वाली जो लेंथ यहाँ पे दर्शाई गई है एल नॉट, यहाँ पे मान लिया टी इज इक्वल टू 0 पे प्लांट की इनिशियल लेंथ इतनी है तो उसको हमने कहा एल नॉट। आर क्या है, या तो उसको हम कह सकते हैं वृद्धि दर, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में कितना दीर्घीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि आर्थमेटिक ग्रोथ नॉर्मली आपको कंटिन्यूअस रेट से या कांस्टेंट रेट से ग्रोथ करती हुई सेल्स नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आर्थमेटिक जो ग्रोथ रेट है उसमें हमने लंबाई टर्म का यूज किया है। और अगर हम पादप की ऊंचाई या लंबाई और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो एक ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में हमारे सामने आता है, जिसकी जो आप कह सकते हो अंतःखंड है वाई एक्सिस पे, वो तो होगा इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट, और यहाँ पे जो टाइम है उसके सापेक्ष में जो आर है वो वृद्धि दर है। और आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ते हो कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो रेट को रिप्रेजेंट करता है और उसको हम टेन थीटा के इक्वल लिखते हैं। इस ग्राफ का अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो आपको बताएगा वृद्धि दर या प्रति इकाई समय में दीर्घीकरण। ये सवाल इसमें पूछा जा चुका है। सेकेंड टाइप हमारे पास में है जियोमेट्रिकल ग्रोथ। जियोमेट्रिकल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, समसूत्री कोई कोशिका है, समसूत्री विभाजन करेगी, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी, दोनों पुत्री कोशिकाएं समसूत्री विभाजन की क्षमता बरकरार रहती है और लगातार विभाजन करेगी, और लगातार दोनों ही कोशिकाएं लगातार विभाजन करके नई नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे अगर हम वृद्धि दर की बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी, पहले एक सेल थी, एक से दो होंगी, दो से तीन होंगी, तीन से चार होंगी, 5 और 6, यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ है उसमें एकदम अर्थमेटिक या गणितीय रूप से +1 लगातार एक एक सेल ऐड होती हुई जा रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इनिशियल सेल मान ली एक से बन गई 2, 2 से बन गई 4, 4 से बनेगी आपके 4 से बनेगी 8, 8 से बनेगी 16। तो यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो फटाफट से होगी, एक सेल से 2 से 4 से 8 से 16, यानी कि एक सेल है उसने डिवाइडेशन किया, 2 सेल बनाई, इन दोनों ने फर्दर डिवाइड किया तो 4 सेल बन गई, उसके बाद में 8 और 16 सेल्स बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नई सेल्स बनी हैं दोनों सेल्स को लगातार विभाजन करेगी। फिर हमारे पास में जो सेल्स की ग्रोथ की जो रेट है उसमें आपको 3 टाइप की फेजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है लैग फेज, दूसरी आती है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, और तीसरी आती है आपके पास में स्टेशनरी फेज। एक तो है लैग फेज, लॉग फेज, और तीसरी है आपके स्टेशनरी फेज। लैग फेज इनिशियल स्टेज है और यहाँ पे ग्रोथ धीमी होती है, यहाँ पे ये दर्शाई गई है, इसको हम कहते हैं लैग फेज, और ग्रोथ थोड़ी सी धीमी है यहाँ पे। दूसरी है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल रेट से वृद्धि होती है, चरघातांकी रूप से वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, वृद्धि धीमी हो जाती है और अंततः रुक जाती है, अचल प्रावस्था या स्टेशनरी फेज को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे वृद्धि धीमी हो रही है और अंततः रुक गई। मैथमेटिकली अगर हमें लिखें तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ये एक्सप्रेशन है। इसमें डब्ल्यू टी क्या है, फाइनल आकार है, आकार का मतलब यहाँ पे साइज, हाइट या संख्या कुछ भी हो सकता है। और डब्ल्यू नॉट क्या है, अवधि की शुरुआत में या फिर प्रारंभिक आकार, इसको कह सकते हैं आर, यहाँ पे वृद्धि दर है, टी यहाँ पे टाइम है और ई लॉगरिथम का आधार है। ठीक है, यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डब्ल्यू टी है वो डब्ल्यू नॉट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ पे इंडिपेंडेंट है। मतलब इनिशियल मतलब कि हम कह सकते हैं लंबाई में जो वृद्धि है वो इनिशियल लेंथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अगर हम अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 3 सेल्स हैं, तो एक डिवीजन के बाद में आप देखोगे, एक गिवन टाइम के बाद में देखोगे, मान लिया कि कोई कोशिका है 20 मिनट में डिवाइड करेगी, तो अगर आप 20 मिनट के बाद देखोगे तो नंबर ऑफ सेल 4 ही होंगे, यानी नंबर ऑफ सेल में वृद्धि 1 की ही हुई। और यहाँ पे अगर मैं 2 इनिशियल सेल का नंबर में मान लूँ 5 से देखूं तो वहाँ पे भी अगर मैं 20 मिनट बाद देखूंगा तो सेल की संख्या में वृद्धि 1 की ही हुई। तो यानी कि जो ग्रोथ है वो इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसमें, अर्थमेटिक ग्रोथ में। लेकिन अगर मैं बात करूं जियोमेट्रिक की, तो अगर मैं कह रहा हूं कि 2 कोशिकाएं हैं, मान लिया 20 मिनट में यहाँ पे भी एक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो 20 मिनट बाद देखूंगा तो सेल्स हो गई 4, वृद्धि हो गई 2 कोशिकाओं की। और अगर मैं 8 कोशिकाएं इनिशियल मान के चलूँ, 8 कोशिकाएं मेरे पास इनिशियली थी, 20 मिनट बाद मैंने देखा तो कोशिकाएं हो गई 16, वृद्धि कितनी की होगी, 8 कोशिकाएं और ऐड हो गई। कहने का मतलब कि जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है वहाँ पे फाइनल साइज प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। प्रारंभिक आकार जितना बड़ा होगा, अंतिम आकार उसकी तुलना में और ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर अब फाइनल माइनस इनिशियल का जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, लगातार वृद्धि करेगा उसमें।
फिर अगर हम बात करें आर की, आर क्या है, सापेक्षिक वृद्धि दर है और इसको हम कह सकते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। ये बताता है किसी पादप द्वारा नए पादप भाग के निर्माण करने की क्षमता को, किसी पादप में नए पादप भाग के निर्माण की क्षमता कितनी है, किस दर से या किस क्षमता के साथ वो नए पादप भाग का निर्माण कर सकता है। यह वृद्धि मापदंड यानी कि इसमें वृद्धि कोई भी पादप का आकार है, मापदंड को समय के साथ विरुद्ध आरेखित किया तो यहाँ पे सिग्मोइड आरेख या फिर एश आकार का आरेख आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल, ये वाले चारों लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चारों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दें कि सिग्मोइड कर्व प्राकृतिक वातावरण का मतलब यहाँ पे सीमित संसाधन है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है जितना भी नेचुरल एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे संसाधन लिमिटेड रहेंगे, तो सीमित संसाधनों में उगने वाले जीवित जीवों का चारित्रिक आरेख है। अगर हम बात करें पादप की सभी कोशिकाओं उत्तकों और अंगों के लिए प्रारूपिक होता है। अगर हम किसी संवर्धन में रखी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आइडियलाइज या आदर्श प्रारूप है। और अगर हम किसी सीजनल एक्टिविटी दर्शाने वाले वृक्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सिग्मोइड शेप का कर्व देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी बात की, उसके बाद में यहाँ पे AGR और RGR के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान दें कि जीवित तंत्र में वृद्धि की मात्रात्मक तुलना हम दो तरीके से करते हैं। पहला तो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब प्रति इकाई समय में गिवन टाइम के अंदर पादप में टोटल कितनी ग्रोथ हुई, कुल वृद्धि की हम तुलना करेंगे और मापन करेंगे तो उसको हम कहेंगे AGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। दूसरी आपके पास में है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ का रेट का मतलब हम यहाँ पे प्रति एकांक समय में किसी पादप पार्ट में जो वृद्धि हुई है उसके लिए हम एक कॉमन बेसिस के सापेक्ष उसमें कितनी वृद्धि हुई उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रति इकाई समय में सामान्य आधार या कॉमन बेसिस जैसे कि प्रति इकाई प्रारंभिक मानदंड पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पर दिए गए तंत्र की वृद्धि का प्रदर्शन सापेक्षिक वृद्धि दर कहलाता है। सापेक्षिक वृद्धि दर को हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि प्रति इकाई समय में दिए गए तंत्र में कितनी वृद्धि हुई बटा उसका जो इनिशियल मापदंड, यानी कि मान लिया हम लेंथ की बात करें तो मान लिया किसी प्लांट ऑर्गन की लेंथ L0 थी इनिशियली और हम वहाँ पे निकाल रहे हैं क्या RGR या रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो उसमें जो ग्रोथ में लेंथ में चेंज आया वो डेल्टा L का आया, तो डेल्टा L बाई L0 इंटू 100 यहाँ पे ये होगा आपकी सापेक्षिक वृद्धि दर। और सिर्फ अगर मैं डेल्टा L0 की बात करूँ तो डेल्टा L यहाँ पे आपके होगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। हम यहाँ पे टाइम को इंक्लूड कर रहे हैं कि t बराबर 1 सेकंड लेके हमने डेल्टा L कैलकुलेट किया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक लीफ है जिसका इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी लीफ है उनका इनिशियल साइज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने देखा है गिवन टाइम पीरियड के बाद में कितना टाइम पीरियड तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 सप्ताह के बाद में हमने इनके क्षेत्रफल में वृद्धि को कैलकुलेट किया। तो जो लीफ A है इनके फाइनल साइज हमने देखने को मिला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फाइनल साइज देखने को मिला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कैलकुलेट की AGR का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ओनली, तो इसका भी AGR आया 5, इसका भी AGR आया 5, तो दोनों का जो AGR है वो तो इक्वल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका RGR कैलकुलेट करें, टोटल ग्रोथ 5 की हुई बटा इनिशियल पैरामीटर 5 इंटू 100, तो यहाँ पे A में जो ग्रोथ हुई है वो 100% हुई है RGR। लेकिन इसकी बात करें इसमें ग्रोथ कितनी हुई है तो 5 बटा 50 इंटू 100, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 10% की। तो RGR इसकी 100% है और इसकी 10% है। फिर वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हमारे पास में है वाटर आपके पास में कोशिकाओं की लेगीकरण में के द्वारा आकार में जो वृद्धि होती है उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं की जो टर्जिडिटी है, स्फीतता है, वो कोशिकाओं की एक्सटेंशन ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर कोशिकाओं में जल की कमी होगी तो स्फीतता या टर्जिडिटी नहीं रहेगी और टर्जिडिटी नहीं रहने के कारण एक्सटेंशन ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी। इस प्रकार पादप वृद्धि और आगे का जो विकास है वो पादप के वाटर स्टेटस पे अच्छी तरह या इंटीमेंटली डिपेंड करता है। जल वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइम का सक्रियण भी करता है। आपको पता है अधिकांश एंजाइम को कार्य करने के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको आवश्यक मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज कराने के लिए आवश्यक होगी, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेटिव अपघटन से एटीपी का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे ऊर्जा की विमुक्ति नहीं हो पाएगी। न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के दो रोल है। पहला तो जीव द्रव्य के संश्लेषण में हेल्प करते हैं और ऊर्जा के स्रोत की तरह कार्य भी करते हैं, और इसके लिए पादप को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है।
टेम्परेचर तो कोई भी जीव या पादप एक उपयुक्त वृद्धि के लिए उचित तापमान पर ह्रास की आवश्यकता रखता है और इस रेंज में किसी भी प्रकार का डेविएशन उनके लिए हानिकारक हो सकता है। वातावरणीय संकेत की अगर हम बात करें, एनवायरमेंटल सिग्नल्स की, तो वहाँ पे एक तो है लाइट और दूसरी है ग्रेविटी। लाइट अगर हम देखें प्ररोह की वृद्धि, तो प्रकाश प्ररोह की वृद्धि के लिए उत्तेजन का काम करता है, यानी कि जो प्ररोह है वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। जबकि जो रूट है वो आपके ग्रेविटी की ओर वृद्धि करती है और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती है। तो इस प्रकार हमने ग्रोथ के बारे में आज जाना है। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने एक बार कवर किया है। एक बार एक फास्ट रिव्यू ले लिया जाए, हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ग्रोथ की डेफिनेशन देखी है, ग्रोथ के लक्षण हमने देखे, अपरिमित, असीमित, स्थापनांत यानी कि एक स्थापना स्थानबद्ध है, और तीसरा चौथा हमने देखा ओपन टाइप की होती है। ग्रोथ इज मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकते हैं। वृद्धि के मापन की विधियों का हमने अवलोकन किया। हमने ग्रोथ की जो पीरियड है उसको डिवाइड किया 3 फेजेस में, इन तीनों फेजेस का हमने स्टडी किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखा जो कि आपके ग्रोथ रेट को बता रहा है। यहाँ पे एक अंकगणितीय वृद्धि दर को बताने वाला डायग्राम है और एक ज्यामितीय वृद्धि दर को बताने वाला डायग्राम है। यहाँ पे ये वाला डायग्राम है भ्रूण परिवर्तन के दौरान ज्यामितीय और अंक गणितीय वृद्धि को दर्शाने वाला डायग्राम है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि युग्मनज हुआ, उसके बाद में यहाँ पे विदलन विभाजन होंगे, तो विदलन विभाजन का जो ज्यामितीय वृद्धि अवस्था है, अगर हम बात करें कोई भी एम्ब्रियो है उसके फॉर्मेशन के दौरान ज्यामितीय और अंकगणितीय दोनों अवस्थाओं में वृद्धि होती है। तो पहले तो ज्यामितीय अवस्था में वृद्धि होगी, उसके बाद में यहाँ पे कुछ कोशिकाएं ऐसी होगी जो विभाजन में असमर्थ हो जाएगी, मतलब विभेदित हो जाएगी, और कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बाकी रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके अंकगणितीय प्रावस्था को दर्शा रहा है और यहाँ से यहाँ तक ज्यामितीय प्रावस्था को दर्शा रहा है। इनिशियली आपके पास में अंकगणितीय नहीं ज्यामितीय, इनिशियली ज्यामितीय, उसके बाद में अंकगणितीय। ऑर्डर ध्यान रखना है, पहले ज्यामितीय है और बाद में आपके अंकगणितीय है। फिर हमारे पास में एक और डायग्राम है, हमारे पास में ये वाला, कौन सा, एक और डायग्राम है हमारे पास ये वाला। इस डायग्राम में आपको क्या ध्यान देना है, ये डायग्राम दीर्घीकरण क्षेत्र की पहचान में काम लिया जाता है। समांतर पंक्ति तकनीक है और इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र का पता लगाने में। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डायग्राम देखे कि डायग्राम क्या प्रदर्शित करता है, तो इस डायग्राम की सहायता से हम मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र का पता लगाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ठोकें और शेयर भी करें। बाय।